सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की संचित निधि और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान संशोधन, अर्थात भारत के संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। तो दोनों टॉपिक से संबंधित जितने भी तथ्य एग्जामिनेशन हाल में बनते हैं दोस्तों, उन सभी तथ्यों को मैं इस एक वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि छोटे टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक नहीं हैं। और अगर जो आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी से संबंधित हर टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिस भी टॉपिक से एग्जामिनेशन हाल में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं भारत की संचित निधि के बारे में। ठीक है, तो देखिए भारत की संचित निधि से आशय क्या है दोस्तों, कि देखिए भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, ठीक है, यानी देखिए भारतीय सरकार को अनेकों प्रकार से अनेकों जगहों से राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे अगर जो हम कहें आयकर, हम कहें सीमा शुल्क, ठीक है, हम कहें निगम कर, ठीक है, उसके बाद हम कहें उत्पाद शुल्क, उसके बाद आंतरिक ऋण या बाह्य ऋण। ठीक है, इससे जो भी आय की प्राप्ति होती है यानी जो भी राजस्व की प्राप्ति होती है, उसके लिए एक निधि का निर्माण किया गया है, जिसे ही भारत की संचित निधि कहा गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट नोट करते हुए हम चलते हैं। ठीक है, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, ठीक है, भारतीय सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, ठीक है। और ये जो राजस्व प्राप्त होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? ये प्राप्त होते हैं आयकर से, पूछ देता है, आयकर, निगम कर, ठीक है, सीमा शुल्क, ठीक है, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ठीक है, उत्पाद शुल्क। उसके बाद बाह्य या आंतरिक ऋण, ठीक है, बाह्य या आंतरिक ऋण, बाह्य या आंतरिक ऋण, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब देख लीजिए कि सभी राजस्व, ठीक है, यानी जो राजस्व प्राप्त होते हैं, इन्हीं राजस्व के लिए एक निधि बनाई गई है, ठीक है, और इसी निधि को कहते हैं भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि, इन्हीं को कहते हैं भारत की संचित निधि। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि संचित निधि से आशय क्या है कि भारत को अनेक प्रकार से राजस्व प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बाह्य या आंतरिक ऋण, ठीक है। तो इन्हीं राजस्व को कलेक्ट करने के लिए एक निधि बनाई गई है, उसी निधि को भारत की संचित निधि कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे धन निकाला कैसे जा सकता है? ठीक है, भारत की संचित निधि से दोस्तों धन निकाला कैसे जा सकता है? धन निकाला कैसे जा सकता है? ये केवल एक शर्त पे निकाला जा सकता है कि जब संसद द्वारा विधेयक पारित करके, ठीक है, संसद द्वारा विधेयक पारित करके, संसद द्वारा विधेयक पारित कर, ठीक है दोस्तों, संसद द्वारा विधेयक पारित करके ही आप भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर जो भारतीय संसद नहीं चाहेगी तो आप भारत के संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जो भारत की संसद चाहेगी और विधेयक पारित करेगी इससे संबंधित, तभी आप भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भारतीय सरकार को बहुत प्रकार के राजस्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बाह्य या आंतरिक ऋण। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी बहुत प्रकार से राजस्व प्राप्त होते हैं दोस्तों, लेकिन ये मेन है।
तो इन्हीं राजस्वों के लिए एक निधि बनाई गई है और उसी निधि को कहा गया है भारत की संचित निधि। ठीक है, और भारत की संचित निधि से धन कैसे निकाला जा सकता है? संसद द्वारा विधेयक पारित करके। ठीक है, संसद के द्वारा विधेयक पारित करने के बाद ही आप भारत की संचित निधि से बड़े पैमाने पे धन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इनका व्यय क्या होता है। ठीक है, जो भारत की संचित निधि होती है, ठीक है, मतलब बहुत व्यापक पैमाने पे पैसा प्राप्त हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आयकर से भी प्राप्त हो रहा है, सीमा शुल्क से भी प्राप्त हो रहा है और बहुत सारी जगहों से और भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मनी कलेक्ट हो रहा है इसको व्यय कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो भारत के संचित निधि से जो व्यय होता है दोस्तों, एक एक करके आप लोग देख लीजिए। व्यय होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को सबसे पहला जो इसका व्यय होता है, राष्ट्रपति को वेतन भत्ते। ठीक है, राष्ट्रपति को वेतन भत्ते, राष्ट्रपति को वेतन भत्ते। ठीक है, राष्ट्रपति को वेतन भत्ते जो दिया जाता है वो दिया जाता है दोस्तों भारत के संचित निधि से। प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो भारत के संचित निधि से ही मिलता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं? उपराष्ट्रपति नहीं, इनको राज्यसभा का सभापति ही कहेंगे। ठीक है, राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, इनका भी क्या है? वेतन। इनका भी वेतन जो दिया जाएगा वो भी दिया जाएगा भारत के संचित निधि से। ठीक है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता। ठीक है, जो इनके वेतन और भत्ते या जो भी फैसिलिटी मिलती है वो दिया जाता है भारत के संचित निधि से। ठीक है, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो प्राप्त होता है वो भी भारत के संचित निधि से ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का जो वेतन और भत्ता मिलता है वो भी भारत की संचित निधि से ही मिलता है। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि भारत की जो संचित निधि है उसके जो व्यय होते हैं, व्यय क्या क्या होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ता। ठीक है, भारत राज्यसभा का सभापति व उपसभापति का वेतन भत्ता, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों कि देखिए ये सब सुप्रीम है, अपने आप में सब सुप्रीम है। ठीक है, राष्ट्रपति एक ही होता है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति एक ही होता है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही होता है। मतलब ये इनकी जो भी पोस्ट है दोस्तों वो अपने आप में सुप्रीम है या सर्वोपरि है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये केवल सिंगल ही है। ठीक है, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट है ये। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होते हैं सभी को भारत की संचित निधि से ही पैसा दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग जैसा कि हमने बताया था कि ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में कि भारतीय संविधान के संशोधन को भारत के संविधान को कितनी प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, संविधान में संशोधन
संविधान में संशोधन। देखिए, भारतीय संविधान को 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। पहला तो साधारण विधि बना के, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करके, और तीसरा जो है दोस्तों सांसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? 3 प्रकार से। एक है दोस्तों, वो है साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत पारित करके, ठीक है। साधारण बहुमत पारित करके, ठीक है, बहुमत पारित, साधारण बहुमत पारित करके, ठीक है। उसके बाद विशेष बहुमत द्वारा संशोधन भी किया जा सकता है। दूसरा जो है विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। और जो तीसरा है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से, ठीक है। विशेष बहुमत तथा राज्य विधान मंडल, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, हो सकता है कि ये ना दिखाई दे रहा हो पूरा। विशेष बहुमत तथा राज्य विधान मंडल के द्वारा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला है साधारण बहुमत पारित करके, ठीक है। दूसरा है विशेष बहुमत पारित करके, ठीक है। और तीसरा जो है विशेष बहुमत तथा विधानमंडल के द्वारा कोई भी विधेयक पारित करके। ये 3 प्रकार हैं जिससे संविधान को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि संविधान को संशोधन करना है तो सबसे पहले आपको वो एक विधेयक लाना होगा, फिर उसको संसद में पारित कराना होगा, ठीक है। अब वही किस प्रकार से पारित हो रहा है, साधारण बहुमत के द्वारा पारित हो रहा है या विशेष बहुमत द्वारा पारित हो रहा है या विशेष बहुमत और विधानसभाओं के सहयोग से पारित हो रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, अभी हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो अगर जो कोई भी विधेयक संसद में आता है और वो पारित हो जाता है और उसके बाद अंतिम सिग्नेचर अगर जो राष्ट्रपति दे देते हैं दोस्तों, तो वही विधेयक जो होता है उस संविधान का रूप ले लेता है, उस संविधान का भाग बन जाता है या वो संविधान का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर जो हम बात करें दोस्तों साधारण बहुमत के द्वारा, तो साधारण बहुमत में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कि एक क्या किया जाता है कि संसद में एक विधेयक लाया जाता है, ठीक है। संसद में एक विधेयक लाया जाता है और उसमें कोई भी गतिरोध की स्थिति नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक सदन इसको स्वीकार करेगा, दूसरा सदन अस्वीकार करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दोनों सदन इसको स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों सदन इसको स्वीकार कर लेते हैं और जब दोनों सदन इसको साधारण रूप से स्वीकार कर लेंगे तो राष्ट्रपति की उस पर अंतिम मुहर लगेगी और राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लगती है तो वही जो विधेयक होता है दोस्तों, वो संविधान का भाग बन जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, नए राज्य का निर्माण, ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करते रहिए। नए राज्य निर्माण, नए राज्यों के निर्माण में साधारण बहुमत पारित किया जा सकता है, आमतौर पे देखा भी जाता है कि यही होता है, ठीक है। ठीक है, नए राज्यों के राज्य क्षेत्र सीमा तथा नामों में परिवर्तन, ठीक है। यानी अगर जो भारत की सीमाएं बदल रही हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य क्षेत्र में मतलब एक्सटेंड हो रहा है तो, और नाम में परिवर्तन, ठीक है। यानी किसी राज्य का नाम परिवर्तन हो रहा है या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में साधारण बहुमत पारित करके उसको
ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों नागरिकता संबंधी, नागरिकता संबंधी। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, देखिए साधारण बहुमत से आशय क्या है कि संसद में गतिरोध की स्थिति नहीं होती है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही साधारण रूप से किसी विधेयक को देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही किसी भी मैटर पे उनके बीच की गतिरोध की स्थिति नहीं होती है। जो विधेयक आता है वो दोनों सदन मानने को तैयार होता है। तो ऐसी स्थिति में साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित किया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अंतिम मुहर लगा देगा, तो वो क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, नए राज्य का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा तथा नामों में परिवर्तन और नागरिकता के संबंध में। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत में क्या होता है कि सदन के दोनों, ठीक है, इसमें क्या होता है, साधारण बहुमत नहीं होता है, विशेष बहुमत होता है। तो संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2/3 से कोई विधेयक पारित होना चाहिए। ठीक है, यानी कुल सदस्य संख्या के 2/3 लोग अगर जो इस पे स्वीकृति दे देंगे तो उसे क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा विशेष बहुमत। अक्सर ये होता है दोस्तों कि अगर जो कोई विधेयक आता है किसी एक सदन में, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में, तो एक सदन क्या करता है, इसमें विरोध करता है, यानी उसमें गतिरोध की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में 2/3 से भी अगर जो वो विधेयक दूसरे सदन में पारित हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। ठीक है, और जो तीसरा होता है दोस्तों विशेष बहुमत तथा राज्य की विधानमंडल। तो आप लोग विशेष बहुमत समझ ही लिए हैं दोस्तों, और राज्य की विधानमंडल यानी अब ये राज्य का विधानमंडल यानी जो हमारे लेजिस्लेटर हैं ये भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, और ये भी अपना राय रखेंगे, ये भी अपना वोट रखेंगे। ठीक है, कि ये जो कानून बनाए जा रहे हैं ये सही है कि गलत है। ठीक है, और राज्य की विधानसभाओं को भी राज्य की विधान मंडलों से भी स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। और ऐसे विषय पे, कैसे विषय पे, जैसे राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति से संबंधित अगर जो कोई विवाद होता है या राष्ट्रपति से संबंधित अगर जो कोई संशोधन होता है, तो ऐसी स्थिति में विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य विधानमंडलों का भी बहुमत प्राप्त होना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल भाषा में एक बार आप लोग और समझ लीजिए। साधारण बहुमत उस बहुमत को कहा जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन में कोई गतिरोध न हो और दोनों सदन आसानी से, ठीक है, पूर्ण बहुमत से किसी विधेयक को पारित कर दें। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, नए राज्य निर्माण, नए राज्यों का क्षेत्र सीमा तथा नामों में परिवर्तन और नागरिकता से संबंधित। विशेष बहुमत क्या होता है दोस्तों कि आप में गतिरोध, दोनों सदन में गतिरोध की स्थिति हो सकती है और एक सदन में 2/3 सदस्य इसको पारित करने चाहिए, और इसी के साथ साथ दूसरे सदन में भी 2/3 से ही सदस्य इसको पारित करने चाहिए, जो भी विधेयक संसद के समक्ष रखा गया है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है जो राष्ट्रपति से संबंधित होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें विधानमंडल भाग लेता है, लेकिन पूछता है राष्ट्रपति तक का है। तो विशेष बहुमत आप लोग समझ भी लिए हैं, और उसमें राज्य विधानमंडल भी शामिल हो जाते हैं और उनकी भी स्वीकृति अत्यंत ही आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।